ममता जी के दो बच्चे थे। लड़का बड़ा था और लड़की छोटी थी। बेटे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी भी करने लगा और बेटी जब बीएससी कर रही थी तब उसके लिए भी अच्छा रिश्ता मिल गया तो उसकी भी शादी कर दिया। बेटी मुस्कान शादी के बाद अपने पति के साथ शहर चली गई थी। बेटे की शादी भी उसके साथ ही नौकरी करने वाली निशा से हो गई। वे दोनों भी उसी शहर में हैं जिसमें बेटी मुस्कान थी। दोनों भाई बहन एक ही शहर में थे तो दोनों का मिलना जुलना लगा रहता था। सभी अपनी मनचाही मंजिल की तरफ निकल गए और अंत में रह गए ममता जी और उनके पति चंद्रभान। अब उनकी खट्टी मीठी यादों में वे अपनी जिंदगी जी रहे थे, परंतु विधि का विधान ने कुछ और ही तय किया था। एक रात चंद्रभान जी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए और दीवार से सिर के टकराने से वहीं उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे आए। क्रियाक्रम के बाद बेटे ने बहुत जिद की थी अपने साथ चलने के लिए, पर ममता जी ने 1 साल की मोहलत मांगी थी। देखते ही देखते 1 साल बिना पति के गुजर गया। अब साल होने को है। ममता जी सोच रही थी कि कैसे मनाऊं बेटे को कि कुछ साल और यहीं अपने पति की यादों के सहारे जीना चाहती हूँ। उसने सोचा ईश्वर के भरोसे छोड़ देती हूँ, होनी को कौन टाल सकता है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। ममता जी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आईं और फ़ोन उठाया तो मुस्कान थी। माँ कैसी हैं? इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, माँ पिताजी को गए 1 साल हो जाएगा और बरसी पर आकर भाई आपको अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप थोड़े दिन मेरे पास आकर रहेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चे को बहुत याद करते हैं। बोलिए कब की टिकट कराऊं? ममता जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं माँ, आप अपनी पैकिंग कर लीजिए, मैं टिकट करवा के बताती हूँ आपको। फिर ममता जी बच्चों के लिए कुछ मिठाई और पकवान बनाई और ट्रेन में सवार होकर चली गईं। दामाद स्टेशन पर लेने आया। घर पहुंचकर बेटी और बच्चों को गले से लगाया, तभी देखा मुस्कान के साथ सास सुभद्रा जी भी वहीं थीं। उन्हें नमस्ते किया और हालचाल पूछा। ममता जी ने नोटिस किया कि सुभद्रा जी पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थीं। थोड़ी देर बाद मुस्कान ने खाना परोसा, सबने मिलकर खाया। खाना खाते समय सुभद्रा जी ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा खाकर उठ गईं। दूसरे दिन ममता जी ने देखा कि सुभद्रा जी घर का पूरा काम अकेले ही कर रही हैं। झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब काम करके वे अपने कमरे में आराम करने के लिए गईं कि तभी मुस्कान ने पुकारा, माँ जी आपने पेड़ों में पानी नहीं डाला है। वे फिर वापस आईं और पेड़ों में पानी देने लगीं। ये सब देखकर ममता जी ने बेटी से पूछा, मुस्कान तुम्हारे पास इतने नौकर थे, वे सब कहाँ गए? सुभद्रा जी क्यों काम कर रही हैं? मुस्कान ने कहा, माँ आप नहीं जानती हैं, ये इतनी चंट हैं कि बीमारी का बहाना करके यहाँ रहने आ गई हैं। 5 महीने हो गए हैं, अभी यहीं हैं। मैं इतने काम अकेले कैसे करती बोलिए? वैसे भी वे मेहमान तो नहीं हैं, यहीं रहने आ गई हैं। फिर मैं अकेले इतने लोगों का काम क्यों करूं? मुझसे नहीं होता। वैसे भी आपको मालूम है इनकी दवाइयों का खर्चा, फिर खाना, यह सब करते हुए नौकरों की तनख्वाह, न बाबा न, मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती। इसीलिए मैंने नौकरों की छुट्टी कर दी है। गांव में ये अपना काम खुद ही करती थी। हाँ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए काम करना पड़ता है, पर हम सब उनके अपने ही तो हैं। ममता जी को आए 5 दिन हो गए थे। रचना ने सुबह सुबह आकर कहा, माँ आज आप दोनों के लिए ही खाना बनेगा, हम लोगों को बाहर जाना है। आते आते शाम हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिएगा, साहस सब कर लेगी, आप बस आराम कीजिए। और वे लोग तैयार होकर चले गए। आज मौका सही था बात करने के लिए। फिर ममता जी ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, आप कैसी हैं? उनके इतना कहते ही सुभद्रा जी रोने लगी। लगभग 10 मिनट रोने के बाद वे संभली और बोली, मैं ठीक हूँ। आपके पास अपना मकान खेती बाड़ी सब कुछ तो है, फिर आप इनके पास यहाँ? फिर सुभद्रा जी ने बताया
कि गांव में मकान को इन लोगों ने बेचकर यहाँ 2 घर खरीद लिया है और मुझे यह कह करके यहाँ लाएं कि इस उम्र में अकेले रहना अच्छा नहीं है, तो हमारे साथ रहें। वैसे भी आजकल थोड़ी सुस्ती सी रहती थी, सोचा चलो अपनों के साथ रह लूँगी तो मन को आराम मिलेगा। यहाँ आने के बाद से मुस्कान ने मेरी यह हालत कर दी है। मुझसे कहती है कि काम वाली नहीं आना चाह रहे हैं, इसीलिए अपना काम खुद ही करना है। कोई बात नहीं, कर दूंगी, पर अकेले नहीं हो पाता है। आपकी बेटी है, उसकी बुराई आपसे ही करूं, अच्छा नहीं लगता है। वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। फिर ममता जी ने उन्हें चुप कराया। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाने लगे। ममता जी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। कुछ करना होगा, लेकिन क्या, यह सोच रही थी। फिर गांव पर बात करके 2 टिकट बुक करा ली। ममता जी ने सुभद्रा जी से कहा, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, अब हम दोनों गांव में ही रहेंगे। मेरी बेटी के किए के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जिन्हें हमसे मिलना है वे ही हमारे पास आएंगे। जहाँ हमारी इज्जत नहीं, वहाँ हमें रहना नहीं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और फिर दोनों लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया और जैसे ही मुस्कान और दामाद घर पहुँचे, ममता जी ने अपना फैसला सुना दिया। मुस्कान हैरान थी कि माँ ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। उसने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन ममता जी ही नहीं मानी। दामाद उन्हें छोड़ने स्टेशन पहुंचा और ममता जी के पैर छुए, हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखा, पर पत्नी के डर से उनके लिए कुछ नहीं कर सका। मुस्कान मुझे धमकी देती है कि वह खुद को ख़त्म कर लेगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए डर गया। आपने आज मेरी परेशानी दूर कर दी है। मैं हर महीने आपके खाते में कुछ पैसे भेजूँगा। आप दोनों को जैसे रहना है रहिए, तीर्थ पर जाना है जाइए, पर ज़रूरत पड़ने पर पैसों का इस्तेमाल करेंगे, यह वादा कीजिए। दोनों ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, आप हमारे बच्चे हो, आपसे नहीं तो किससे मांगेंगे। दोनों लोग ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन में बैठ गईं। पति के घर पहुंचते ही मुस्कान शुरू हो गई, मेरी माँ को आपकी माँ ने ही भड़काया होगा। उससे पति ने कुछ नहीं कहा और सो गया। मुस्कान सोच रही थी कि माँ को क्या हो गया है। उन्हें तो भाई के पास जाना था, ज़बरदस्ती मेरी सास को भी अपने साथ ले गई हैं। इन्हें समझना तो मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन भी नहीं किया, देखती हूँ कब तक मुझसे नाराज़ रहेंगी। तभी रचना के नाम कोरियर आया। अरे, ये तो माँ का खत है, पक्का मुझे मनाने के लिए लिखी हैं। मेरी मुस्कान, तुम्हारे घर में सास के प्रति तुम्हारे बर्ताव को देखने के बाद मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। अपनी माँ समान सास से काम कराया, यह कहते हुए कि 2 वक्त का खाना और दवाइयाँ दे रही हूँ। उनका बेटा, जिसे उन्होंने पति की मृत्यु के बाद बड़ी मुश्किल झेलकर पढ़ाया, वह कमा रहा है। माँ का हक है अपने बेटे के पैसे पर, उन्होंने कभी हक नहीं जमाया। अपनी मर्जी से अपने घर में रह रही थी, उसे भी बेच दिया और उन्हें अपने ही घर में नौकरानी का दर्जा दिया। तुमसे अभी से ये घर का काम नहीं होता, इसलिए घर भर में नौकर रखा। बीमार सास के आने पर तुमने घर के नौकरों को हटाया और उनसे घर का सारा काम कराया। एक बार भी तुमने अपने पति के बारे में नहीं सोचा कि माँ के लिए उसे कितना दुख होता होगा। अरे, तुम तो मेरी औलाद हो। जब तुम्हें नहीं समझ पाई तो तुम्हारी भाभी तो दूसरे के घर से आई है, तुम्हारी देखी देखा वह भी ऐसा ही कुछ करे तो। नहीं, अच्छा हुआ बेटा, तुमने मेरी आंखें समय रहते खोल दी। अब मैं अपना घर कभी नहीं बेचूंगी। तुम्हारी सास के समान बच्चों की बातों में नहीं आऊंगी। तुम्हारी की गई गलती को मुझे ही तो सुधारना पड़ेगा न। हमें देखने की इच्छा होगी तो तुम लोग यहीं आ जाना। मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। तुम्हारी माँ इतना कुछ
पढ़कर मुस्कान की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और अब अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।